नमस्ते। सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ एवं प्रकृति पर प्रकाश डालिए। सामाजिक विज्ञान का अर्थ सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय विद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले उस विषय जिसके अंतर्गत छात्रों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं व्यापार आदि की शिक्षा दी जाती है। सामाजिक विज्ञान को विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित करने का प्रयास किया। बाइंडिंग व बाइंडिंग बाय सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण द्वारा हम विद्यार्थियों के लिए आधुनिक विषयों को सरल व बोधगम्य बनाते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को ऐसी आदतों व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनमें ऐसे अभिरुचि तथा मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे वे समाज में उचित स्थान ग्रहण कर सके। वैसे सामाजिक विज्ञान शब्द से अभिप्राय विद्यालय विषयों से है जिनका संबंध मानव संबंधों से विश्लेषण, संश्लेषण व संगठन की प्रक्रिया द्वारा उनका विलय पाठ्यक्रम के कैसे क्षेत्र में किया जाता है जो विषयों के साथ संघ के समान हो। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT सामाजिक विज्ञान मानव का एक सामाजिक प्रणाली के रूप में अध्ययन करता है। यह मानव से व उनके वातावरण से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 माध्यमिक सामाजिक विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों में न केवल सफल सामूहिक जीवन, नागरिक कुशलता के लिए आवश्यक ज्ञान में किंतु अभिवृत्ति तथा कुछ मूल्यों का विकास भी होता है। उनमें न केवल प्रदेश भक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय धरोहर हेतु श्लाघा के अभाव विकसित हो किंतु उसमें विश्व एकता और विश्व नागरिकता की भावना भी जागृत हो। 18 शिक्षा आयोग 1966 सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को अपने पर्यावरण का ज्ञान, मानव संबंधों को समझने की शक्ति और कुछ अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को जो कि लोगों, राज्यों, राष्ट्र, विश्व के मामले में बुद्धिमत्ता पूर्ण भाग लेने के लिए अपरिहार्य है प्राप्त करने में सहायता देना है। अच्छी नागरिकता और भावात्मक एकीकरण के विकास के लिए भारत में सामाजिक विज्ञान का प्रभावी कार्यक्रम आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन अनेक प्रकार से किया जा सकता है। अवसर प्राथमिक स्तर पर समय की इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण वांछनीय है, लेकिन धीरे धीरे यह भावना पैदा हो नहीं जानी चाहिए कि इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अलग अलग विषय माध्यमिक स्कूलों में ये विषय अलग विधाओं कर पढ़ाए जाएंगे और उच्चतर माध्यमिक पर विशेषकृत अध्ययन के आधार पर बनेंगे। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय का समावेश का अध्ययन घटना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1892 सोशल स्टडीज का प्रयोग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया और तथा 1916 में इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया था। तथापि भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 के प्रतिवेदन के बाद ही माध्यमिक शिक्षा स्तर पाठ्यक्रम एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिए जाने के उपक्रम प्रारंभ हो सके। 10+2 नवीन शिक्षा योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से विद्यालय पाठ्यक्रम में हम देश में सर्वत्र समाविष्ट किया गया है। गत 4 दशकों के सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाए जाने के संबंध में जो कुछ भी प्रयास किए गए हैं उनके संप्रत्यय को ठीक से न समझ पाने के कारण प्रभावहीन और निरर्थक सिद्ध हुआ था। यदि सामाजिक विज्ञान विषय को शिक्षा के नवीन परिवर्तित लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावित बनाना है तो इसके पट्टे को भली भांति समझना वांछनीय एवं परिहार्य होगा। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति सामाजिक विज्ञान विषय का संबंध मानव की उन्नति, उसके भविष्य तथा वर्तमान के संबंध में होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं से है। इस विषय में दिया जाने वाला ज्ञान मानवीय संबंधों, संस्थाओं और समस्याओं के विषय में महत्वपूर्ण सामान्यीकरणों से संबंधित होता है जिसे व्यापक तत्वों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस विषय की उपयोगिता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यह विषय विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों तथा अंतर्संबंधों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, साहित्य, भौतिक विज्ञान, वास्तुशास्त्र, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ललित कलाएं, धर्म, सांस्कृतिक, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शब्द का सम्मिलित अर्थ है समाज के लिए समाज द्वारा अध्ययन अर्थात समाज से संबंधित सभी संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन जो समाज के विकास और उन्नति में सहायक होते हैं। विज्ञान शब्द का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। अर्थ हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव के सभी दृष्टिकोणों से संपूर्ण अध्ययन करने पर जोर देता है। साधारण व सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वे सभी अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं जिनके विषय वस्तु का सीधा संबंध समाज के संगठन और विकास से होता है जो व्यक्ति को एक सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में दिखता है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति व्यापक और जटिल है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास का कुछ भाग प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करता है। हमारा वर्तमान जीवन का ढंग कैसे बना और उसका विरासत की क्या गुणवत्ता है इसके हम बारी से सामाजिक विज्ञान बालक को अपने जीवन के विषय में विभिन्न प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर से प्रेरणा पाकर बालक अपना समुचित जीवन विकास करने का प्रयत्न करता है, समुचित विकास करने का प्रयास करता है। मनुष्य ने भौतिक सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है परंतु फिर भी समकालीन समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं। सामाजिक विज्ञान समिति विक्टोरिया स्कूल बोर्ड ने इस विषय के बारे में लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का स्थान सर्वोपरि रखते तथा हर उस संभव विषय का प्रयोग करते हैं जो मानव की समस्याओं को समझने में सहायता देते हैं। यही सही मायनों में सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य बालों को सामाजिक प्रवृत्तियों,
तथा इसके अतीत और वर्तमान के विषय में ज्ञान प्रदान करता है। बालक में सत्यता, समानता, न्याय, सहयोग, भाईचारा, सहनशीलता व बलिदान जैसे गुणों का विकास करने में यह विषय काफ़ी सहायता प्रदान करता है। इस विषय की अधिकांश सामग्री मानव ज्ञान व अनुभव पर आधारित है, जिससे बालक में विवेकवाद और शोध रुचि का विकास सहजता से किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान विषय के विषय विशाल एवं विशिष्ट होने तथा इसकी प्रकृति विशाल होने के कारण इस विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अधिकांश विद्यालय इसे विभिन्न विषयों का एकीकरण भी मानते हैं। अध्यापक से पढ़ाते समय भी इतिहास भूगोल को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाते समय सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को जोड़कर नहीं पढ़ाते, लेकिन वास्तविकता यह है कि सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का मिश्रण नहीं है, अपितु एक विभिन्न विषय इसके अंतर्गत मानवीय संबंध तथा वातावरण के समायोजन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यह मनुष्य में देश की भावना का विकास करता है, लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करता है, देश के नागरिकों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को उत्पन्न करता है। सामाजिक विज्ञान को मानव सभ्यता के विकास की श्रृंखला में कहा जाता है। यह मानव जीवन, भूतकालीन, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र व सामाजिक शास्त्र आदि के बहुत सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। निष्कर्ष कंक्लूजन तक कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रवृत्ति व्यापक और विशाल है। इस विषय को समाज का विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परिवार, जाति व्यवस्था, शादी व्यवसाय जैसे परंपराओं और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। समाज के विकास से संबंधित होने के कारण भी इसे समाज का विज्ञान कहा जाता है। इस विषय के माध्यम से बालक न केवल अपने अतीत की परंपराओं और रीति रिवाजों की समझ प्राप्त करता है, अपितु अपने योगदान से इनमें सुधार करने का प्रयत्न भी करता है। यह विषय बालक को समाज के विषय में क्रियात्मक ज्ञान प्रदान करता है। आज के समय में इसके उपरोक्त स्वरूप के कारण इसे सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व एवं सोपानों पर परिचय दीजिए। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण पेडागोगिकल एनालिसिस शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण नामक पद दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा शास्त्र और विश्लेषण साधारण भाषा में इस पद का अर्थ होता है एक ऐसा विश्लेषण जो शिक्षा शास्त्र पर आधारित हो। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु को उसके भागों अवयवों तत्वों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम एक घड़ी के पुर्जों को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी भी शिक्षण प्रकरण या किसी वस्तु को उसके विभिन्न भागों अथवा उप इकाइयों, प्रकरणों अथवा अवधारणा विशेष में प्रभावित करने का कार्य इकाई विश्लेषण यूनिट एनालिसिस के माध्यम से करते हैं। इस विश्लेषण माध्यम प्रक्रिया का उद्योग किसी खास विषय के खास के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का पाठ्यक्रम को उसके छोटे छोटे खंडों, उपखंडों, इकाइयों तो छोटी अवधारणाओं, उपखंडों इत्यादि में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यही सब बातें सामाजिक अध्ययन पर भी लागू होती है। सामाजिक विज्ञान के विषय में किसी प्रकरण या खंड का शिक्षण विज्ञान या शिक्षा शास्त्रीय नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला विश्लेषण के सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु, प्रकरण या खंड का इस प्रकार का विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कहलाता है। विज्ञान आज हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने कार्यों को सही ढंग तरीके से करने के लिए तथा अपने आराम तथा विकास के लिए जीव विज्ञान की सेवा लेते हैं। जिससे हमारी शक्ति और समय की काफ़ी बचत होती है। कम समय और लागत में कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से बढ़िया परिणामों की प्राप्ति करना सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही संभव। विज्ञान की यह प्रकृति है कि वह अपने प्रयोग से कम साधनों को खर्च करके मिनिमम इनपुट से ज़्यादा परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे अधिक शिक्षण के स्वयं विज्ञान में ऐसी भी समतल शक्ति होनी चाहिए कि उसका उपयोग एक अध्यापक अपने शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। शिक्षण के विज्ञान व शिक्षा शास्त्र के प्रयोग से यह उम्मीद की जाती है कि शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के साथ बढ़िया से बढ़िया शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने में पूरी सहायता मिल सके। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय विशेष से हमारा अध्यापक के द्वारा प्रयोग उन सभी शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों से जिनके माध्यम से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सरलता और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो पाता है। हम महत्व इम्पोर्टेंस यदि हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की प्रवृत्ति या स्वरूप पर एक नज़र डालते हैं तो इसकी महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। शिक्षक किसकी सहायता से शिक्षण को अच्छी तरह से संपादित कर सकता है। अपेक्षित व्यवहार पर बदलाव और शिक्षण परिणामों के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम की उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम्य उद्देश्यों की पूर्ति में इसको
बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से खंडों, प्रकरणों या खंड विभाजित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावी बनाने में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण हमारा काफ़ी सहायता करता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में उसकी सरलता, उपलब्ध विषय वस्तु या प्रकरण तथा शिक्षण अधिगम अनुभवों की बेहतर विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, सभी रचनाओं तथा सहायक सामग्री के द्वारा प्रभाव करने का प्रधारित होती है। इससे भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण अध्यापक का मार्गदर्शन करता है। मूल्यांकन प्रणाली से वांछित उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया जा गया है, यह भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से ही पता चलता है। इसे अध्यापक का पूर्ण शिक्षण कार्य इसी पर केंद्रित होता है। कोई भी अधिगम पूर्ण रूप से तभी सफल होता है जब समय समय पर इसका मूल्यांकन होता रहे। यह विश्लेषण अध्यापक की इसमें भी सहायता करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान करने में इस विश्लेषण का विशेष महत्व होता है। शिक्षण विधियों, तकनीकों और शिक्षण साधनों में उपयुक्त तालमेल की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसी से वांछित व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इसमें भी यह विश्लेषण अध्यापक को प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रयोग यूजेज सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षण को अपने विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्र विश्लेषण करने के लिए प्रकार प्रयोग करना चाहिए। समय सारणी में निर्धारित घंटी में अच्छी तरह प्रदान की जाने वाली विषय सामग्री को अपनी पाठखंड इकाई के रूप में पढ़ाना। सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु को अच्छी तरह बृहद नजर तथा लघु माइनर प्रकरणों, खंडों, इकाइयों, संप्रत्यों, को आदि में विभाजित करना। उपयुक्त चरणों को अपनाने के बाद प्रकरण या खंड के शिक्षण या अनुदेशन उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है और उन्हें निश्चित व्यवहारांज शब्दावली में तैयार करना। कक्ष में जिस प्रकरण का अध्ययन करवाया जाता है उसको आगे फिर तथा लघु संप्रत्यों या एकल संप्रत्यों, सिंगल कॉन्सेप्ट में विभाजित करना। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन एवं कार्यान्वयन पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण की विषय वस्तु के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मूल्यांकन प्रविधियों तथा तकनीकों को भी अपने शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अच्छी तरह प्रयोग करना भी जरूरी है। इस बात का पर विचार करना चाहिए कि निर्धारित प्रकरण या खंड के अधिगम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। निश्चित रूप से इस प्रकार के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग, सही प्रविधियों एवं विधियों का चयन किया जाना चाहिए। स्टेप सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक द्वारा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण प्रक्रिया को संपादित करने के लिए निम्नलिखित सोपानों का बनाया जाना चाहिए, जो इस प्रकार कक्ष में प्रस्तुत इकाई या प्रकरण की विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए सही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं उनको व्यवहारजन्य शब्दावली में तैयार करना। विषय वस्तु की किसी प्रकरण इकाई एकल संप्रत्ति का अलग अलग शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण करना। पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संबंध में शिक्षण विधियों, तकनीकों, प्रविधियों, व्यूह रचनाएं, शिक्षण अधिगम क्रियाओं, शिक्षण सहायक सामग्री आदि का चुनाव करना। कक्षा में प्रस्तुत प्रकरण या खंड की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सही मूल्यांकन के लिए उचित विधियों, प्रविधियों तथा तकनीकों का चुनाव करना। अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण इकाई या विषय सामग्री को पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक व क्रमबद्ध व्यवहारिक शब्दावली है। इसे व्यापक शिक्षण से पहले व्यवहारिक शब्दावली में तैयार करना तथा कक्ष में क्रियात्मक पूर्व प्रदान करना। अधिगम शिक्षण के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता में शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण को विशेष उपयुक्त को आधार बनाकर इसी की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालें। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रक्रिया की धुरी है। सभी शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्री ज्ञान को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं तथा यह चाहते हैं कि शिक्षार्थी विद्यार्थियों को केवल एक शिक्षित तथा उपयोगी अनुभव को प्रदान किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का वह भाग है जिसके अंतर्गत विषय सामग्री तथा क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। बालक को मानवीय संबंधों को सूझबूझ तो वातावरण का ज्ञान समाज के मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठा विकसित करने के लिए योग बनाती है तथा उन प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसके परिणाम स्वरूप समाज को बनाए रखने में तथा उनमें सुधार लाने में सहयोग प्राप्त होता है। शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी शिक्षा। टीचर, करिकुलम, एजुकेशन। अध्यापक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी। इन तीनों तत्वों में से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वो अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया में एक साधन के रूप में कार्य करता है। सामान्य रूप से विद्यार्थी पाठ्यक्रम का अर्थ उन विषयों के पाठ्यक्रमों और विषय सूची को मानते हैं जो विभिन्न विषयों के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, किंतु यह धारणा संकुचित तथा सीमित है। पाठ्यक्रम की यह धारणा बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें से वे सभी अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं जिससे विद्यार्थी स्कूल में विभिन्न क्रियाओं से प्राप्त करते। पाठ्यक्रम के विस्तृत अर्थ पर प्रकाश डालते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी है, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक पाठ्य विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं परंतु उनमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है। इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है जिसको विद्यार्थी विद्यालय कक्ष पुस्तकालय कार्यशाला प्रयोगशाला और खेल के मैदान तथा शिक्षकों तथा शिक्षक गणित औपचारिक और संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम को जाता है जो विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और संतुलित व्यक्ति के विकास में सहायता देता है। कुछ शिक्षा शास्त्रों का यह मानना है कि बालक के वर्तमान अनुभव, रुचियों तथा क्रियाओं के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि उनमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए। बड़ों का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। विद्यार्थी को स्वतंत्र वातावरण में विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जॉन ड्यूवी तथा उनके अनुयायियों के द्वारा स्कूल के अध्यापकों या स्कूल के बच्चों की अपेक्षा बालक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उनका यह मानना है कि बालक को यदि भविष्य के लिए अच्छे ढंग से तैयार करना है तो उन्हें स्कूल में जितना संभव हो सके उतने अनुभव तथा क्रियाएँ प्रदान की जानी चाहिए उनके जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न कौशलों के अधिगम की आवश्यकताओं का अनुभव कर सके तथा विभिन्न प्रकार के अधिगम प्राप्त कर सके। शाब्दिक रूप से करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से निकला जिसका अर्थ है गाना, भागना या दौड़ना। क्यूरेरे से निकला है अतः पाठ्यक्रम का अर्थ है एक स्तर जिस पर भाग कर किसी को अपने लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करना है। आवश्यक रूप से पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक दौड़ का मैदान है। जिस प्रकार एक व्यक्ति रेस जीतने के लिए दौड़ता है उसी प्रकार एक विद्यार्थी बालक पाठ्यक्रम के द्वारा दौड़ कर विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है जिससे वह शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अतः पाठ्यक्रम के स्कूल में कक्षा में तथा कक्षा के बाहर प्रदान की जाने वाली उन सभी क्रिया अधिगम अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जब हम विकास के विभिन्न स्तरों पर बालकों के लिए अनुभवों का चयन करते हैं तो हम समाज को जिसमें हम आज रह रहे हैं तथा कल के आने वाले समाज को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए क्या हमारा पाठ्यक्रम पारिवारिक जीवन में परिवर्तित शहरीकरण, समाज के विकास, मूल्यों का स्थानांतरण, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक तथा नैतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक नागरिकता, राजनीतिक व्यवस्था आदि को प्रतिबिंबित करता है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम की परिभाषा अति विस्तृत हो गई है। ये परिभाषा स्वयं में केवल स्कूली विषयों को ही सम्मिलित नहीं करती अपितु अधिगमकर्ता के सभी क्रियाओं तथा अनुभवों को शामिल करती है। अधिगम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में एक यंत्र है जिसकी सहायता से वो अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुरूप अपने स्टूडियो स्कूल में ढालता है। मोनरो के शब्दों में पाठ्यक्रम में वह सब अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। पॉल हिस्ट के अनुसार उन सभी क्रियाओं के प्रारूप को जिनके द्वारा विद्यार्थी जहाँ तक संभव शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर ले पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम वह है जो अध्यापक अधिगमकर्ता परीक्षक आदि को उचित दिशा प्रदान करता है। यह विषय सामग्री तथा उनके सभी विक्रियाओं का कुल योग है जो स्कूल के बाहर के द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से संपन्न की जाती है। इसमें स्कूल के बाहर के सभी अर्थपूर्ण तथा ऐच्छिक क्रियाएँ तथा एवं अनुभव शामिल किए जाते हैं परंतु वे सभी नियोजित, संगठित एवं शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैं। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को शामिल करता है। यह जीवंत एवं क्रियाशील है जिसमें स्कूल के सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु
विषय वस्तु कुछ प्रकरण या विषय नहीं है, अपितु विद्यार्थियों द्वारा किए गए वास्तविक अनुभव है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम के संप्रतिकरण में परिवर्तन आया है। अतीत के समय में पाठ्यवस्तु सिलेबस में दी जाने वाली विभिन्न सामग्री प्रकरणों को ही पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता था, परंतु अब बालक के अनुभवों तथा उसकी प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया जाता है। इस कारण पाठ्यक्रम के संप्रति में परिवर्तन किया गया है। अब इसे बालक के व्यापक अनुभवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह अधिकतर दार्शनिक और तथा मनोवैज्ञानिक पक्षों पर आधारित होता है कि ओपन के शब्दों में नवीन पाठ्यक्रम परंपराओं पर नहीं अपितु विश्लेषण पर आधारित होगा। पाठ्यक्रम दो प्रश्नों से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम प्रायः दो प्रश्नों से संबंधित होता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, विषय सामग्री क्या होनी चाहिए, इसमें हमें इसे कैसे संगठित करना चाहिए तथा कैसे पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार अधिक अनुभव को नियोजित एवं क्रमबद्ध रूप में संगठित करना ही पाठ्यक्रम कहलाता है। यह लचीला, विभिन्न एवं प्रगतिशील होता है और यह परिवर्तनशील समाज की मांगों तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। प्रभावित शिक्षण अधिगम में पाठ्यक्रम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। एक तरफ यदि पाठ्यक्रम का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया जाए तो यह निश्चित रूप से अधिगम तथा शिक्षण क्रिया में सहायता करेगा, तथा दूसरी ओर यदि अध्यापक को पाठ्यक्रम विकसित करने में एक भागीदार बना दिया जाए तो यह अधिक प्रभावी होगा क्योंकि अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से इससे संबंधित होता है। अध्यापक का शामिल होना एक और की प्रकार से भी सहायता करता है कि वह पाठ्यक्रम की आवश्यकता को समझेगा और उन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखेगा जिन्हें इसके द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि एक अध्यापक पाठ्यक्रम को इसकी धरातल स्तर पर कसौटी के लिए जिसके अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन तथा गठन किया जाना है तो उसके पढ़ाने में अधिक प्रभावी होगा। पाठ्यक्रम अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए निम्नलिखित प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यार्थी जानते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है और अध्यापक यह जानता है कि उन्हें क्या पढ़ाना है। यह बालक के सर्वांगीण विकास के साधन के रूप में कार्य करता है। यह बालक के मानसिक चरित्र के विकास में साधन का कार्य करता है। इसके द्वारा निर्मित उद्देश्यों की प्राप्ति में साधन के रूप में कार्य करता है। यह चिंतन, तार्किक, आलोचनात्मक, निर्णय शक्ति तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का विकास करने में सहायता करता है। लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करने में सहायक होता है। यह अध्यापक की विभिन्न शिक्षण विधियों, व्यूहरचनाओं तथा तकनीकों को अपनाने में सहायता करता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों के विकास तथा वृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। इसके परिणाम स्वरूप अपनाई गई मूल्यांकन विधियाँ तथा तकनीकें पाठ्यक्रम के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के अनुरूप होगी। अधिगम प्रणालियों जैसे आर्थिक प्रणाली, ज्ञानात्मक प्रणाली, थ्योरी, पाठ्यक्रम योजना कार्य की विभिन्न विचारधाराओं को स्पष्ट करती है। पाठ्यक्रम निश्चित करने में सहायता करता है कि कौन सा ज्ञान उपयोगी है, विचार की प्रक्रिया की क्या प्रकृति है, विभिन्न विचार प्रक्रिया तथा ज्ञानात्मक प्रक्रिया कौशल किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। पाठ्यक्रम में शिक्षा विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। पाठ्यक्रम समाज को आकार देने में सहायता करता है। यह विभिन्न शिक्षण विषयों के ज्ञान को विद्यार्थियों के भविष्य जीवन को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत करता है। अतः पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका नियोजन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। प्रत्येक पाठ्यक्रम के चार आधार होते हैं, जैसे सामाजिक शक्तियाँ स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा प्रदान किया गया, मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप और ज्ञान का स्वरूप। पाठ्यक्रम एक विशेष समाज में शिक्षा के लिए है तथा एक विशेष आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है। निर्मित पाठ्यक्रम के द्वारा हस्तांतरित परिकट में अंतर होने के कारण अध्यापक को चाहिए कि वह लोचशील कार्यक्रम की ही प्रदान करे। अपितु निर्मित पाठ्यक्रम तथा हस्तांतरित पाठ्यक्रम में अंतर होने के कारण अध्यापक को चाहिए कि वह लोचशील कार्यक्रम ही प्रदान न करे, अपितु अधिगम में अर्थपूर्ण विकल्प भी प्रदान करने चाहिए। थैंक यू।